हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूडो फोर्स। बच्चों, सूडो फोर्स को जो है इमेजिनरी फोर्स भी बोला जाता है। वैसे तो सूडो फोर्स के बहुत से नाम हैं, लेकिन नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सूडो फोर्स को समझने की जरूरत है। ठीक है। अब देखो, सूडो फोर्स क्या होता है। ये एक इमेजिनरी फोर्स है। एक्चुअल में ये हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी हमें इसे मानना पड़ता है, इसे कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। अब देखो, सूडो फोर्स के बारे में क्या लिखा है। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स दैट अपीयर टू एक्ट ऑन ए मास हुज मोशन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, ये जो इमेजिनरी फोर्स होता है जिसे हम सूडो फोर्स बोल रहे हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट पे, मास मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे एपियर, देखो यहां पे एपियर लिखा है। एपियर का मतलब मानना पड़ता है, हमें ऐसा मानना पड़ता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई इमेजिनरी फोर्स लग रहा है। एक्चुअल में लगता नहीं है, पर हमें मानना पड़ता है। ठीक है, एपियर, इसीलिए यहां पे एपियर वर्ड आ रखा है। हमें ऐसा मानना पड़ता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो है कोई इमेजिनरी फोर्स लग रहा है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली शर्त यह है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, उस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो उस ऑब्जेक्ट पे एक इमेजिनरी फोर्स लगती है। हम ऐसा मानते हैं कि उस पर एक इमेजिनरी फोर्स लगती है। ठीक है, उसी फोर्स को सूडो फोर्स बोला जाता है। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, दो टाइप का होता है। एक आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स कहां पे अपीयर होता है? सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपीयर होता है। ठीक है, बाकी कहीं नहीं अपीयर होता। अब देखो, ये नॉन इनर्शियल क्या होता है, ये इनर्शियल क्या होता है, ये मैंने आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी पढ़ाया है, ये टॉपिक इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, फिर भी यहां पे भी थोड़ा बहुत समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, यहां पे इसे ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम को थोड़ा जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो बच्चों, क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं। मान लीजिए ये जो ड्राइवर है, ये ट्रक चला रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रक चला रहा है, और ये जो ड्राइवर है, ये क्या कर रहा है, किसी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रक चला रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई भी ट्रक अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। लेकिन अगर कोई भी ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो माना जाता है। बच्चों, अगर कोई भी किसी भी बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब यह होता है कि या तो वो बॉडी रेस्ट में है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए इस ट्रक के पास अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका दो मीनिंग निकलता है। एक मीनिंग तो यह है कि या तो ये ट्रक रेस्ट में है, और दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि या तो ये ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि या तो ट्रक रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन ये ट्रक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, यहां पे चल रहा है, इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। लेकिन अगर किसी ट्रक का वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन की ही डायरेक्शन की तरफ है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मोशन इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो ट्रक का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो डिक्रीज करने लग जाता है। तो बच्चों, क्या होता है, अगर इस ट्रक के पास जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये जो ड्राइवर है ये किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। भाई, अगर ट्रक के पास जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये जो पर्सन यहां अंदर बैठा है ना, ये जो पर्सन यहां अंदर बैठा है, जो ट्रक चला रहा है, हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो ट्रक है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। लेकिन अगर ये ट्रक जो है वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, देन हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रक है, ये जो ड्राइवर है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब वेरिएबल वेलोसिटी होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने इस ट्रक को मान लिया कि ये ट्रक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये ड्राइवर जो है इस इनर्शियल फ्रेम में बैठने का मतलब, इस इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, मतलब ये ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये ड्राइवर जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रक है ये वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या होता है, देखो इसे इनर्शियल फ्रेम बोला गया, इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला गया। क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि अगर कोई ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वहां पे क्या होता है, जो लॉ ऑफ मोशन होता है ना, सॉरी, जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो वैलिड होता है। अभी बताता हूं, लॉ ऑफ इनर्शिया यहां पे वैलिड माना जाता है। अगर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी वैलिड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा वैलिड? देखो, न्यूटन ने जब अपना फर्स्ट लॉ दिया था तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के ही बारे में समझाया था। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या समझाया था? इनर्शिया के ही बारे में तो समझाया था कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। वो बॉडी खुद ब खुद मोशन नहीं कर सकती, वो अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। यही तो इनर्शिया के बारे में बताया था। इनर्शिया भी तो यही समझाता है हमें। इनर्शिया का डेफिनेशन हमें क्या समझाता है, कोई बॉडी या तो रेस्ट में ही रहेगी या तो वो मोशन में ही रहेगी। कोई भी बॉडी की दो नेचुरल टेंडेंसी होती है, या तो रेस्ट या तो मोशन। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। तो बच्चों ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहीं ना कहीं इनर्शिया का ही लॉ दिया था। इनर्शिया के बारे में हमें समझाया था। तो अगर किसी फ्रेम में अगर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड होगा। अब होता क्या चीज़ है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड होगा? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर ये ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और यहां पे अगर कोई पर्सन खड़ा हो रखा है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसके पास तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ये पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा हो रखा है, मान लीजिए पर्सन यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है। अगर इस पर्सन से यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन पूछेगा कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, देखो अगर यहाँ से बाहर से खड़े होकर के अगर कोई इन्हें देख रहा है तो उन्हें ये ट्रक भी मोशन में दिख रहा है, ये पर्सन भी मोशन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अंदर कोई पर्सन इसे पूछेगा इससे कि तू रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये क्या बोलेगा, मैं तो रेस्ट में हूँ, क्योंकि ये दौड़ तो नहीं रहा है ना, ये दौड़ थोड़ा रहा है, ये ट्रक क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और इस ट्रक के अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, खड़ा है मतलब, तो ये क्या कर रहा है, ये रेस्ट में खड़ा हो रखा है, ठीक है, ये रेस्ट में है। अब देखो अगर ये रेस्ट में है और ये ट्रक मोशन कर रहा है तो उसके बावजूद भी अभी ये क्या है, ये रेस्ट में ही है, ठीक है, ये रेस्ट में है। लेकिन होता क्या है कि अगर ये ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और अचानक से अगर इस ट्रक की वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती है तो देन क्या होता है, ये जो पर्सन यहाँ पे ग्राउंड में खड़ा हो रखा था ना, ये पीछे की तरफ जो है गिरने लग जाता है। अचानक से क्या होता है, इसका जो ये ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट था, इस ट्रक के ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट था वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है और ये पर्सन जो है पीछे की तरफ गिरने लग जाता है। अगर ये ट्रक इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से अगर आगे की तरफ चल रहा है, देखो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था ये ट्रक, तो ये पर्सन यहाँ पे रेस्ट में खड़ा हो रखा था, तो आराम से ये यहाँ पे रेस्ट में ही था, इस पे ये गिरा ही नहीं, मतलब ये आराम से इसका जो फुट है ना इसके ट्रक के ग्राउंड के कांटेक्ट में बना हुआ था। लेकिन जैसे ही इसका वेलोसिटी वेरिएबल होने लगा, मतलब इंक्रीज करने लगा, तो ये पर्सन का जो यहाँ ये जो फुट है ना, ये जो इस ट्रक के ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, ये ब्रेक हो जाता है और ये जो है पीछे की तरफ गिर जाता है। ये पर्सन जो पीछे की तरफ गिर जाता है, इसके पास मोशन आ जाता है। तो यहां पे लॉ, इस वाले केस में तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड था, लेकिन यहां पे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं है। अभी समझाता हूं क्यों नहीं है वैलिड। तो यहां पे अगर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड नहीं है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखो क्यों नहीं माना जाएगा, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, every body continues to be in its state of rest unless it is acted upon by some net external force। वो ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी कंटिन्यूस हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लगता। अगर उस पर कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। अब देखो बच्चों, अगर ये ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये जो पर्सन है यहाँ पे जो खड़ा हो रखा है, इस पे ना तो इधर फोर्स लग रहा है ना तो इधर कोई फोर्स लग रहा है। कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है ना इसमें, कोई इस पे कोई कांटेक्ट फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, ये पर्सन आराम से यहाँ पे खड़ा रहता है, आराम से यहाँ पे खड़ा रहेगा। ये ना इधर को गिरेगा ना इधर को गिरेगा, आराम से रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में। तो क्योंकि इसमें ना इधर फोर्स लग रहा है ना इधर फोर्स लग रहा है, तो ये अगर रेस्ट में खड़ा है तो अभी भी ये हमेशा रेस्ट में ही खड़ा रहेगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहेगी, कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट की ही स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब इस पर्सन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, कहां लग रहा है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ये रेस्ट में ही है, ठीक है। तो यहां पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो वैलिड है, लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है यहां पे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि अचानक से जैसे ही ये ट्रक जो है किसी एक्सेलरेशन से चलने लगता है, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज करने लग जाती है इस डायरेक्शन में, तो ये पर्सन जो है पीछे की तरफ गिरने लग जाता है। इसे ऐसा लगता है कि किसी ने इस पे धक्का दिया होगा, पीछे की डायरेक्शन में धक्का दिया होगा। अब देखो बच्चों, इस पे कोई फोर्स थोड़ा ना लगा है, किसी ने इसे कोई धक्का दी, ना इस डायरेक्शन में धक्का दिया ना इस डायरेक्शन में किसी ने इसे पुल किया, किसी ने पुल नहीं किया, इसे छू करके किसी ने कांटेक्ट फोर्स नहीं दिया है। ये जो पर्सन है खुद ही पीछे की तरफ गिरने लग जाता है, बिना फोर्स के गिरने लग जाता है। हकीकत बात है कि बिना फोर्स के ये गिरने लग जाता है, पीछे की तरफ गिरने लग
जाता है। तो यहाँ पे बिना फोर्स के जो है इसमें मोशन आया, ये पीछे की तरफ गिरा है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है यहाँ पे इस वाले केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो है लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी वैलिड नहीं रहता, क्योंकि ये बिना फोर्स के जो है पीछे की तरफ गिरा है। अब देखो इसके पास बिना फोर्स के क्योंकि मोशन आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो वैलिड नहीं रहता। अब देखो इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। देखो इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे एक बस है ये, ठीक है। अब देखो ये बस मान लीजिए अभी रेस्ट में है और इसके ऊपर जो है हमने एक टॉय कार रखी है, ये आपका टॉय कार है, ठीक है, ये एक टॉय कार है। अब देखो ये बस क्या करता है, अचानक से किसी एक्सेलरेशन से चलने लग जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब इस डायरेक्शन में इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगा। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से अचानक से चलने लग जाता है। पहले तो ये रेस्ट में था और ये अचानक रेस्ट से जो है मोशन में आने लग जाता है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने लग जाती है, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है इसके पास, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो कार है ना, ये कार जो है ना आपको इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए दिखाई देने लग जाएगी। अगर देखो अगर होगा क्या, अगर इसके पास अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब अगर इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये कार जो है ना आपको इस अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हुए दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पे वैलिड नहीं रह जाता, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड क्या है, आपकी बस है, ये एक्सेलरेटेड बस है। तो एक्सेलरेटेड बस को क्या बोला जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो है हमने इस कार को रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कार पे ना तो इधर फोर्स लग रहा था ना तो इधर कहीं भी फोर्स नहीं लग रहा है। वैसे इस कार को तो इस टॉय कार को तो हमने बस जस्ट क्या कर रखा है, किसी एक्सेलरेटेड बस के ऊपर रखा हुआ है। और क्या हो रहा है, इस पे कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग भी नहीं रहा है, फिर भी बिना फोर्स के ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन करने में लगी हुई है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यूस हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ये तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये कार क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए आपको दिखाई देगी अगर ये बस एक्सेलरेटेड है तो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो कार है, ये कार इस डायरेक्शन में मोशन क्यों कर रहा है। बिना फोर्स के कोई कार पीछे की तरफ मोशन कैसे कर सकता है। तो देखो इसे समझने के लिए क्या कैसे करके इसे समझा जाएगा। देखो बच्चों क्या है कि ये जो बस है ना, ये बस एक्सेलरेटेड हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये बस जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बन रही है, बहुत सारे पार्टिकल हैं यहाँ पे। तो ये बस अगर आगे की तरफ बढ़ रही है ना, ये बस अगर आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसके हर एक पार्टिकल जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो कार है ना, ये कार तो रेस्ट में है, ये कार तो हमने रेस्ट में रखी हुई है ना, कोई स्टार्ट थोड़ा ना कर रही है, तो टॉय कार है, इसे हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। तो इसके पार्टिकल आगे की तरफ भागते रहते हैं और ये कार जो है पीछे की तरफ छूटती रहती है, इसलिए ये कार हमें मोशन करते हुए दिखाई देती है। किसी फोर्स की वजह से ये मोशन नहीं कर रही है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये बस के पार्टिकल आगे की तरफ भाग रहे हैं और ये कार के जो पार्टिकल है ना, ये तो रेस्ट में है, लेकिन ये पार्टिकल जो है ना पीछे, ये जो कार है, टॉय कार है, ये आपको पीछे छूटते हुए नजर आ रही है। जैसे ये कार यहाँ पे, ठीक है, अब ये बस क्या कर रही है, आगे की तरफ भाग रही है, इसके पार्टिकल आगे की तरफ भाग रहे हैं, तो ये कार जो है ना पीछे छूटती जा रही है, इसलिए ये आपको मोशन करते हुए दिखाई देगी। किसी फोर्स की वजह से इस पे मोशन नहीं आया है। एक्चुअल में ये कार जो है पीछे की तरफ छूट रही है, इसलिए ये आपको मोशन करते हुए दिखाई देती है, बिना फोर्स के ये मोशन कर रही है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि बिना फोर्स के इस कार ने जो है इस डायरेक्शन में मोशन किया, लेकिन फिर भी हमें ऐसा मानना पड़ता है कि ये मोशन जो है किसी फोर्स की वजह से हम मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है, पर लगा नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। इसके पार्टिकल आगे की तरफ भाग रहे हैं, ये कार जो है पीछे छूट जाती है, इसलिए छूट रही है, पीछे छूट रही है, इसलिए आपको मोशन करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जितने एक्सेलरेशन से ये बस आगे की तरफ भाग रही है ना, उतने ही एक्सेलरेशन से ये कार भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हुए दिखाई देगी। अब अगर इस कार के पास अगर मास m है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कार जिसका मास m है, ये a एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, इधर भाग रही है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, फोर्स ही तो होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, भाई इस कार के पास मास है और इसका जो मास है किसी ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में भाग रहा है। जितने एक्सेलरेशन से ये बस भाग रही है उतने एक्सेलरेशन से कार भी अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए आपको दिखाई देगी, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए दिखाई देगी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका फोर्स ही होता है। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लिया जाए
कि इस पर कोई सूडो फोर्स लगा है, पर एक्चुअल में सूडो फोर्स नहीं लगा है। इस बस के पार्टिकल आगे भाग रहे थे और ये कार जो है पीछे छूटने में लगी हुई थी, इसलिए आपको ये मोशन करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो टायर है ना, ये इसके कांटेक्ट में नहीं रह पाते, पार्टिकल तो आगे भागते रहते हैं, और ये टायर जो है ना, ये इसके कांटेक्ट में फिक्स थोड़ा ना हो रखे हैं। ये कार जो है आपको पीछे छूटती भी नजर आएगी, इसलिए ये मोशन करते हुए आपको दिख रही है। तो इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि चलो मान लिया जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें एक सूडो फोर्स लगा है। अब देखो बच्चों, जितने एक्सेलरेशन से ये भाग रही है उतने एक्सेलरेशन से ये भी भाग रही है, लेकिन ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये वाला एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इसे नेगेटिव बोला जाएगा। इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव बोलेंगे, इसे पॉजिटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस साइन भी लगाते हैं। ठीक है, माइनस, ये ए एक्सेलरेशन, ये फोर्स है, इसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगेगा, और ये इस तरीके से एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा, और यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ठीक है, बस इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, कार इस डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हमने ले रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, वैसे जनरली यही आपका क्या है, सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स हमें पता है बिना फोर्स के भाई कोई मोशन नहीं आ सकता, पर यहाँ पे बिना फोर्स के मोशन आ रखा है, लेकिन हम यहाँ पे इसे सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब इमेजिनरी, एक नकली फोर्स। ये तो हमने खुद डिजाइन कर रखी है, किसी ने थोड़ा ना डिजाइन किया, हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए डिजाइन कर रखी है। तो इसी को सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है बच्चों। अगर आपसे जो है सूडो फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअल में मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है और ये भी होता है। अगर आपसे फोर्स का डायरेक्शन भी पूछा है तो आप जो है ना इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ऐसे एक्सेलरेशन के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाओगे, फोर्स के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाओगे। लेकिन अगर आपसे फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वैल्यू पूछी है, सूडो फोर्स की वैल्यू पूछी है, देन आपको वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या समझ में आया, ये जो सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स सिर्फ वहां पे लगता है जहां पे कोई बॉडी जो होती है एक्सेलरेटेड होती है। देखो यहां पे अगर कोई पर्सन खड़ा होगा तो इस पर्सन पे भी अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। वो कितना सूडो फोर्स लगेगा, इस पर्सन का मास इंटू ये ए एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे माइनस साइन, इतना सूडो फोर्स इस पे लगेगा इस पर्सन पे, और इस कार पे भी कितना सूडो फोर्स लगेगा, इस कार का मास इंटू ए एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना ही सूडो फोर्स इस कार पे लगेगा, इतना ही सूडो फोर्स इस पर्सन पे लगेगा। पर कार का मास थोड़ा ज्यादा होगा तो इस पे ज्यादा सूडो फोर्स लगेगा, इस पे क्या लगेगा, थोड़ा कम सूडो फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इतना तो सूडो फोर्स आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बॉडी मोशन कर रही थी इसलिए हमने सूडो फोर्स मान लिया इसे। ठीक है, पर ये सूडो फोर्स एक्चुअल में होता नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी फोर्स हमने ही बना रखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, आप कभी ना कभी सर्कस में गए होंगे, तो सर्कस में आपने वो चरखा देखा होगा, वो घूमता रहता है गोल गोल। अब इस चरखे में क्या होता है, लोग बैठे होते हैं। ठीक है, ये बच्चे बैठे हैं इसमें, ये बैठे हैं। ठीक है, ये लोग इसमें बैठे होते हैं। अब बच्चों देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप चरखे में बैठते हो ना, तो सबसे पहले देखो उस टॉपिक को बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन क्यों होता है? सर्कुलर मोशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता रहता है। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता रहता है टूवर्ड सेंटर लगता रहता है। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के जो है सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। तो यहां पे भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ये एक्सेलरेटेड है। हमने क्या कहा, देखो ये जो सूडो फोर्स होती है, सूडो फोर्स कहां पे फील होती है, जहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो यहां पे ये जो चरखा यहां पे घूम रहा है ना, ये भी एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज होने में लगा हुआ है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज होता है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होता है। वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होती है, एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है ना। लेकिन सर्कुलर मोशन में यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने में लगा हुआ है। अब देखो, क्योंकि बच्चों यहां पे ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहां पे भी एक सूडो फोर्स लगेगा। तो सूडो फोर्स क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखो इस बस के पास जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो सूडो फोर्स हमने क्या माना कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चाहो तो यहां पे नेगेटिव साइन भी लगा लो। अब देखो यहां पे क्या है,
यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे था, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगता है, सूडो फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में इस सूडो फोर्स को जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों जब भी आप इस चरखे में बैठे होंगे तो आपने फील भी किया होगा कि आप पर एक ऐसा फोर्स लग रहा होता है जो आपको बाहर की तरफ धकेल रहा हो, एक ऐसा फोर्स आपने फील किया होगा जो आपको बाहर की तरफ ऐसे धकेल रहा हो। मतलब आप इस सीट में जो बैठे होते हो ना, आप बाहर की तरफ स्किड होते हो, आप बाहर की तरफ स्किड होते रहते हो, क्योंकि आप एक फोर्स फील करते हो कि कोई आपको बाहर की तरफ धकेल रहा हो। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक सूडो फोर्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये होता नहीं है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक सूडो फोर्स है, ठीक है, हमने इसे मान रखा है, ठीक है, एक नकली फोर्स होता है। तो सर्कुलर मोशन में जो सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसे सूडो फोर्स बोलते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, उतना ही ये सूडो फोर्स भी होता है, उसी के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर मतलब इस सर्कुलर मोशन का रेडियस, और ये वी का मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप यहां पे घूम रहे हो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल क्या होता है, आपका ये सूडो फोर्स भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो आपका यहां पे जो सूडो फोर्स है उसका फॉर्मूला भी यही होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना समझ में आ रहा है। तो सर्कुलर मोशन में भी सूडो फोर्स फील होता है, ठीक है। अब देखो एक दूसरी चीज बताता हूं यहां पे। देखो बच्चों यहां पे जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, और ये लिफ्ट क्या कर रही है, अभी रेस्ट में है, और यहां पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक धागा है, और इसमें हमने एक ब्लॉक को टांग रखा है, ओके। इस ब्लॉक का मास क्या है, एम है। अब देखो ये ब्लॉक क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगाएगा, ओके, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, खींचने लग जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा। तो होता क्या है, ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में भी एक टेंशन प्रोड्यूस होती है। टेंशन क्या होता है, टेंशन मतलब टी, ये टेंशन क्या होता है, एक फोर्स होता है, और जो फोर्स स्ट्रिंग में लगता है ना, उस फोर्स को जो है टेंशन फोर्स बोला जाता है, ठीक है, इसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों क्या होता है, जब हम इसमें ब्लॉक को लटका देंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को खींचेगा, तो स्ट्रिंग क्या होगा, खींचेगा ना। तो उस स्ट्रिंग में भी एक टेंशन क्रिएट होने लग जाती है, लेकिन ये दिमाग वाली टेंशन नहीं है, ये एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग में लगती है। और ये जो टेंशन फोर्स होती है ना, ये टेंशन फोर्स हमेशा ये जो बॉडी होती है ना, इस बॉडी के अवे होती है। अभी टेंशन का टॉपिक भी आएगा, ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने पहले ही ये टॉपिक ले लिया है, पर कोई नहीं, समझा दूंगा आपको। यहां पे भी एक टेंशन फोर्स लग रही है। तो ये टेंशन फोर्स जो होती है, जहां से ये कनेक्टेड है ना, इसके अवे होती है, अवे फ्रॉम बॉडी होती है, ठीक है, टेंशन। अब देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है, यहां पे अभी तो ये रेस्ट में है, क्या है, ये रेस्ट में। अब देखो ऐसा मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम टेंशन जो ये टॉलरेट कर सकती है, टॉलरेट मतलब जो सफर कर सकती है, मैक्सिमम टेंशन जो सफर कर सकती है, वो मान लीजिए 30 न्यूटन तक का ही टेंशन ये सफर कर सकती है। टेंशन का जो यूनिट होता है वो भी न्यूटन ही होता है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर ये 30 न्यूटन तक का ही टेंशन सफर कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, तो देन ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो mg फोर्स है ना, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक की वजह से जो mg फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये भी 30 न्यूटन है, ठीक है। अब ये भी 30 न्यूटन हो गया, ये भी 30 न्यूटन हो गया, ये टेंशन भी इसमें 30 न्यूटन की लग रही है, और ये जो स्ट्रिंग है मैक्सिमम 30 न्यूटन का ही फोर्स मतलब टेंशन क्रिएट कर सकती है, मतलब इतना ही टेंशन ये झेल सकती है। अब देखो बच्चों, अगर हम इस लिफ्ट को, अभी तो ये लिफ्ट रेस्ट में, अगर हम इस लिफ्ट को, अगर ये लिफ्ट जो है किसी ए एक्सेलरेशन से मोशन करने लग जाएगी ऊपर की तरफ, अगर ए एक्सेलरेशन से मोशन करने लग जाएगी, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी से अगर ऊपर की तरफ चलने लग जाती है, देन क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगने लग जाएगी। सूडो फोर्स कहां पे लगती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगती है। मैंने आपको क्या बताया, देखो कोई भी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा वहीं पे सूडो फोर्स लगेगी। और नॉन मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, अगर किसी के पास एक्सेलरेटेड मोशन है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगती है। अब देखो ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसके अंदर जो बॉडी है ना, उस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो ये जो mg फोर्स है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो m इंटू ए, ये जो सूडो फोर्स है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये तो इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। देखो जब ये रेस्ट में था ना, तब तो ये ब्रेक नहीं हुई थी ये स्ट्रिंग,
लेकिन जैसे ही हमने इसे ए एक्सेलरेशन से ऊपर चलाया, इस लिफ्ट जैसी जैसी ये लिफ्ट जो ऊपर ए एक्सेलरेशन से चलने लग जाती है, ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे का फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये जो आपका स्ट्रिंग है ना, ये मैक्सिमम 30 न्यूटन का टेंशन झेल सकती है। तो देखो mg भी 30 है और ये भी 30 है, तो नीचे की तरफ 30 + 30 60 न्यूटन का फोर्स लगने लग गया। ऊपर ये जो है ना, ये तो सिर्फ 30 ही न्यूटन का टेंशन जो है टॉलरेट कर सकती है, इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, इसलिए ये स्ट्रिंग क्या होता है, टूट जाता है। तो ये सूडो फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग टूटा है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। जैसे ये आपका लिफ्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रखा है, ये जो है किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। ये क्या आपका वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन मतलब जो आपका वेट मीजर करके बताती है, उसे वेइंग मशीन बोला जाता है। ओके, अब देखो बच्चों, वेइंग मशीन क्या करती है, आपका वेट मीजर करके बताती है। तो अभी तो ये रेस्ट में है, ठीक है, ये जो लिफ्ट है अभी रेस्ट में है। तो ये वेइंग मशीन आपका कितना वेट बताएगी, mg के इक्वल बताएगी। भाई जितना आपका mg, आपका ये mg क्या होता है, एक्चुअल वेट होता है, तो इतना ही वेट ये वेइंग मशीन बताएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, कि अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चलने लग जाता है ना, तो आपकी बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और सूडो फोर्स लगता है। वो सूडो फोर्स कितना होता है, इस बॉडी का मास इंटू ये वाला ए एक्सेलरेशन। तो अब आपका बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, आपका जो बॉडी का वेट है वो mg + ma हो जाएगा। ये जो वेइंग मशीन है ना, आपका वेट इतना बताएगी। आपका जो एपरेंट वेट बताएगी ये वेइंग मशीन, एपरेंट वेट मतलब इस वेइंग मशीन में जो वेट अपीयर हो रहा होगा उसे एपरेंट वेट बोला जाता है। जैसे इस लिफ्ट ने ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू किया, ए एक्सेलरेशन से मोशन करना शुरू किया, तो ये जो मशीन है ये आपका वेट जो है ज़्यादा बता रही है। आपका एक्चुअल वेट तो mg था, क्योंकि ये जब ऊपर की तरफ मोशन करती है तो आपकी बॉडी में नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लगने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ये वेइंग मशीन आपका वेट ज़्यादा बताने लग जाती है। ओके, तो ये सूडो फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सूडो फोर्स होता है आपका एक इमेजिनरी फोर्स होता है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने इसे डिज़ाइन किया है। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।